आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CGPSC प्रीलिम्स 2020 जो कि हुआ था 14 फरवरी 2021 को। तो आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि CGPSC 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करवाइए। तो हम जो है इस वीडियो में CGPSC 2020 में जितने भी छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन किए गए थे, टोटल 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से होते हैं और 50 क्वेश्चन जो हैं भारत के सामान्य अध्ययन से होते हैं। तो हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 प्रश्न जो कि 14 फरवरी 2021 को CGPSC के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए थे उनको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये एग्जाम देखिएगा, इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि जो पेपर हुआ था वो 14 फरवरी 2021 को हुआ था और यह पेपर जो है ना 2020 के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन जो है नवंबर 2020 में आया था, तो इसको जो है 2020 के नाम से जानेंगे। एग्जाम हुआ 14 फरवरी 2021 को। अभी जो एग्जाम होगा उसका नोटिफिकेशन भी नवंबर 2021 को आएगा और एग्जाम कब होगा? वो फरवरी 2022 में। तो वो 2021 के नाम से जाना जाएगा। तो काफी सारे बच्चे थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, तो ज्यादा हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। सॉरी, इसको क्लीन करना पड़ेगा ना। अरे, तो आज तो यहां पहला क्वेश्चन है, कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये CGPSC 2020 का क्वेश्चन है। कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो देखो, कुरुषपाल कहां पर है भाई? कुरुषपाल तो ये जो है बस्तर जिले का एक गांव है कुरुषपाल, जो कि चित्रकोट जलप्रपात के आसपास पड़ता है, कुरुषपाल नामक गांव। तो अब बस्तर क्षेत्र में है, तो भाई बस्तर क्षेत्र में ये जो कुरुषपाल शिलालेख है इससे किस शासक के विषय में जानकारी मिल सकती है? तो ये जो क्वेश्चन था ना बड़ा ही सरल था। क्यों? क्योंकि देखो, जो हर्षगुप्त है भाई ये तो मेन जो छत्तीसगढ़ है अपना, मध्य छत्तीसगढ़, वहां शासन किया। ये पांडु वंश का था। महाप्रवर राज ये जहां तक सरभपुरीय वंश का था। महाशिवगुप्त बालार्जुन ये भी पांडु वंश का था। ये जो सोमेश्वर प्रथम है ये किस वंश का शासक था भाई? तो नाग वंश का शासक था सोमेश्वर प्रथम। और इसी सोमेश्वर देव प्रथम के विषय में हमको जो है कुरुषपाल शिलालेख से जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखना, इसी तरह के क्वेश्चन जो है काफी पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया? काफी सरल क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था CGPSC के 2020 के एग्जाम में। तो चित्रांगदपुर भाई ये वर्तमान समय में सिरपुर के नाम से जाना जाता है। चित्रांगदपुर जो है सिरपुर के नाम से जाना जाता है। सिरपुर कहां पर है? तो महासमुंद जिले में है। सिरपुर में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है ना, जो ईंटों से निर्मित है, नाम लक्ष्मण मंदिर है, अंदर विष्णु जी की प्रतिमा है। तो चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने अपनी राजधानी बनाई थी? मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ना मेरे साथ साथ आंसर देते चलिएगा, क्योंकि देखो ये CGPSC में सारे क्वेश्चन पूछे गए। पूरा का पूरा जो 50 क्वेश्चन है वो CGPSC प्रीलिम्स 2020 में आए हैं। तो आप लोग इन 50 में से कितने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। सबके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा। तो चित्रांगदपुर जो कि सिरपुर है वर्तमान समय में, इसको किस वंश ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो देखो, चेदी राजवंश। ये जो चेदी हैं ये तो मतलब काफी पुराना है चेदी। उस पर देखो जो कलचुरी है इन्होंने तो भाई रतनपुर को बनाया, रायपुर को बनाया, थोड़े समय के लिए छुरी कोसगई को बनाया, लेकिन जो चित्रांगदपुर है उनकी राजधानी नहीं थी। मौर्य शासक भाई जो मौर्य राजवंश थे ये लोग हमारे छत्तीसगढ़ के किसी क्षेत्र को क्यों राजधानी बनाएंगे? लेकिन CGPSC ने इसको ऑप्शन में रखा था। तो जो पांडु वंश के शासक थे उन्होंने चित्रांगदपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। पांडु वंश के महानतम शासक हुए थे, कौन थे? महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो थोड़ा सा मैं डिटेल आप लोगों को बताता चलूंगा और जो भी क्वेश्चन होगा ना उससे रिलेटेड कुछ दूसरी बातें भी बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन जो है आपको इस साल के एग्जाम में देखने को मिले। हो सकता है चित्रांगदपुर से संबंधित कोई दूसरा चीज पूछ दे जो मैं इसमें अगर बताता हूं अलग से, तो वैसा कोई पूछ सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। मुझे ना 2020 का जो सीजीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम था थोड़ा सरल लगा, हालांकि काफी सारे लोगों के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है ना, जो भारत का सामान्य अध्ययन, तो उसमें कुछ कुछ चीजें मुझे टफ लगा, इसीलिए मैं उसको अलग से लूंगा। तो रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो ये आपको बताना है। तो भाई जो रघुनाथ सिंह था, जो कि लगभग 1741 के आसपास में रतनपुर से शासन कर रहे थे, इन्हीं के शासनकाल में रतनपुर के जो शासक थे रघुजी प्रथम, तो उन्होंने अपने सेनापति भास्कर पंत को भेजा उड़ीसा बंगाल को जीतने के लिए। अब ये जो भास्कर पंत था, ध्यान रखेंगे, ये सीधा सीधा जो है रतनपुर रायपुर को जीतने नहीं निकला था। ध्यान रखेंगे, रायपुर को 1745 में जीता गया, तो न तो रायपुर को न तो रतनपुर को सीधे सीधे ये लोग जीतने निकले थे, ये उड़ीसा बंगाल को जीतने जा रहे थे। तो रास्ते में था, चलो भाई इसको भी अपने अधिकार में कर लेते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये कहां जा रहा था? भास्कर पंत अपना उड़ीसा और बंगाल को जीतने जा रहा था, क्योंकि इस समय जो मराठा पेशवा थे ना, वो कौन थे? क्या नाम था उनका? बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम के बेटे नाना साहब, वो थे पेशवा, बहुत शक्तिशाली थे। तो उन्हीं के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा था। हालांकि जो नागपुर के शासक थे अलग से, वो भी मतलब पेशवा की ही अधीनता मानते थे। तो रघुजी प्रथम, उनका भी नाम याद रखेंगे, रघुजी प्रथम वो नागपुर के शासक थे। पेशवा कौन थे? तो नाना साहब। और रघुजी प्रथम का सेनापति था भास्कर पंत, जो उड़ीसा बंगाल को जीतने जा रहा था। रास्ते में उसको क्या मिला? अपना रतनपुर में शासन कर रहे थे रघुनाथ सिंह, जो कि उस समय पुत्र शोक में डूबे हुए थे। इनके बेटे की डेथ हो चुकी थी, बेचारा बूढ़ा भी हो चुका था, तो पुत्र शोक में वैसे ही दुखी था। तो इसने जो है बिल्कुल अपना पगड़ी वगड़ी उतार के रख दिया कि हम जो है आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। मतलब कि रतनपुर को मराठों ने बिना किसी युद्ध लड़े जीत लिया। बिल्कुल ऐसे ही रायपुर को भी बिना किसी युद्ध के जीता गया। कभी ना एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि रतनपुर में बहुत बड़ी लड़ाई हुई मराठों के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिना लड़े मराठों ने रतनपुर और रायपुर पर अधिकार किया था। ध्यान रखेंगे, काफी सारे लोगों को लगता है कि मैं बहुत लंबा कर देता हूं, लेकिन काफी सारे लोगों को यही चीज अच्छा लगता है। तो अगला क्वेश्चन है, 1855 में छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर कौन था? ये वाला क्वेश्चन ना मैंने पीछे किसी वीडियो में पूछा भी था, इसी वाले क्वेश्चन पेपर से लिया था। तो 1855 में छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो देखो, हमारे छत्तीसगढ़ के जो पहले डिप्टी कमिश्नर बने कौन थे भाई? कैप्टन चार्ल्स सी इलियट। तो ये जो चार्ल्स सी इलियट है ना, ये 1854 से लेकर के 1862 तक डिप्टी कमिश्नर के रूप में पोस्टेड था। तो इसी बीच में ये 1855 भी पड़ता है, तो 1855 में भी इलियट ही डिप्टी कमिश्नर था। इसके अलावा एक और पते की बात याद रखेंगे कि 1857 में जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ भारत में, तो उस समय छत्तीसगढ़ का कमिश्नर कौन था? डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो यही चार्ल्स सी इलियट। तो ये भी पूछा जा सकता है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जिस समय हनुमान सिंह ने विद्रोह किया, वीर नारायण सिंह ने विद्रोह किया, तो उस समय कौन था डिप्टी कमिश्नर? तो सब जो है यही 1854 से 1862 तक, ध्यान रखना। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन, झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब आरंभ हुआ? झंडा सत्याग्रह जो कि मध्य भारत में हुआ था सन 1923 में। इसमें क्या होता था, जो सत्याग्रही हैं वो स्थान स्थान पर झंडा फहराते थे, कांग्रेस का झंडा। वो भी अधिकतर ऐसे स्थानों पर जो थोड़े से मतलब सरकारी कार्यालय हो गया, कोई सरकारी भवन हो गया, वहां पर जो है झंडा फहरा देते थे। तो बिलासपुर में कब आरंभ हुआ ये आपको बताना है। तो भाई 31 मार्च 1923 को बिलासपुर में झंडा सत्याग्रह आरंभ हुआ। शुरू कहां से हुआ था? तो जबलपुर से शुरू हुआ था और नागपुर में इसकी समाप्ति हुई थी। ध्यान रखेंगे, सब चीज इंपॉर्टेंट है, मैं जो भी बातें बताता हूं सारा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया? यहां पर छूट गया। तो 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में किन्होंने ध्वजारोहण किया था, यह आपको बताना है। तो इस तरह का मैंने ना 2-3 क्वेश्चन शायद पूछा था
पिछले वीडियोस में। तो देखिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल जी भाई ये रायपुर से थे और 15 अगस्त 1947 की स्थिति में मध्य प्रांत एवं बरार प्रांत के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मध्य प्रांत एवं बरार की राजधानी हुआ करती थी नागपुर। तो मुख्यमंत्री होने की हैसियत से पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने नागपुर में सीतावर्डी के किले पर भारत का ध्वजारोहण किया। नोट करेंगे जो भी मैं बता रहा हूं। पंडित रविशंकर शुक्ल ने नागपुर में सीतावर्डी के किले में ध्वजारोहण किया। आर के पाटिल ये जो है ना, इन्होंने रायपुर में ध्वजारोहण किया। रायपुर में प्रशासनिक तौर पर इनको नियुक्त किया गया था ध्वजारोहण के कार्यक्रम के लिए। वैसे रायपुर में जो गांधी चौक है वहां पर वामन राव लाखे जी ने ध्वजारोहण किया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय नेता थे। उनको तो भाई जनता ने लोकप्रिय की उपाधि भी दे डाली थी। तो रायपुर में 2 व्यक्तियों के नाम याद रखेंगे, वामन राव लाखे जिन्होंने गांधी चौक में ध्वजारोहण किया, आर के पाटिल एक तरह से ये सरकारी तौर पर वहां पर ध्वजारोहण करते हैं। उसके बाद देखिएगा, राम गोपाल तिवारी बिलासपुर के थे, तो भाई ये बिलासपुर में ध्वजारोहण करेंगे। उसके बाद बच गए हमारे घनश्याम सिंह गुप्त जी। कहां से हैं भाई घनश्याम सिंह गुप्त? तो दुर्ग जिले से। तो इन्होंने जो है दुर्ग जिले में ध्वजारोहण किया। ध्यान रखेंगे, चारों मैंने बताया, चारों ऑप्शन को, तो सब इंपॉर्टेंट है। तो घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से ध्वजारोहण इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नागेंद्र नाथ ने किस उपाधि का त्याग किया था? तो देखिएगा क्या पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान, मतलब भाई असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। गांधी जी इस समय भारत आ चुके थे और क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलट एक्ट, काफी कुछ हुआ था ना। तो गांधी जी का दिमाग खराब हो गया, असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। क्या बोला गांधी जी ने कि जितनी भी उपाधियां अंग्रेजों ने तुमको दी है, जिन भी लोगों को, उसको त्याग करो। गांधी जी ने खुद अपनी उपाधि केसर ए हिंद, जो कि अंग्रेजों ने गांधी जी को दिया था, उसको त्याग दिया। वहीं काफी सारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने अंग्रेजों द्वारा दिए गए उपाधियों का त्याग किया, नौकरियों का त्याग किया, वकालतों का त्याग किया। जो अपने सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने आईसीएस का एग्जाम तक छोड़ दिया। आईसीएस उस जमाने का जो कलेक्टर का एग्जाम होता था, उसको उन्होंने टॉप कर लिया था, उसको उन्होंने लात मार दिया। तो यहां बताना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नागेंद्र नाथ ने किस उपाधि का त्याग किया था? आप में से अधिकतर लोगों को एक चीज पता होगा, राय साहब की उपाधि वामन बलिराव लाखे जी ने त्यागा था। बाद में जनता ने उनको लोकप्रिय की उपाधि दी, ये अधिकतर लोगों को पता होगा। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में वामन राव लाखे जी के अलावा और भी काफी सारे नेता थे जिन्होंने राय साहब, राय बहादुर खान साहब जैसे उपाधियों का त्याग किया था। जैसे कि एक नाम मुझे याद आता है, सेठ गोपी किशन, जिन्होंने राय साहब की उपाधि का त्याग किया था। उसके बाद एक खान साहब थे, काजी शेर खां, उन्होंने जो है खान साहब की उपाधि का त्याग किया। और ये जो बैरिस्टर नागेंद्र नाथ थे ना, इनका सरनेम डे है, बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे। तो इन्होंने कौन सी उपाधि का त्याग किया? तो राय बहादुर। ध्यान रखेंगे, इनकी उपाधि क्या थी? राय बहादुर बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे। तो इन्होंने जो है राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया। राय साहब की उपाधि का त्याग किसने किया था? वामन बलिराव लाखे ने, जिनको लोकप्रिय की उपाधि मिली। उसके बाद एक नाम मैंने बताया, काजी शेर खां ने खान साहब की उपाधि का त्याग किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियां निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में लाल और पीली मिट्टियां निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर जो सीजीपीएससी ने लिया है वो है ग्रेनाइट सिस्ट, लाल पीली मिट्टी। माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है, चूना पत्थर मुझे लग रहा है, लेकिन जो सीजीपीएससी का जो आंसर है वो ग्रेनाइट सिस्ट है। बाकी आप इसमें बताइएगा क्या चूना पत्थर हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में से कौन सी राष्ट्रीयकृत सूची में शामिल है? तो हमारे छत्तीसगढ़ भाई जो वन संपदा वाला राज्य है ना, लगभग
44% क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है हमारे छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ बताना है कि आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति राष्ट्रीयकृत सूची में शामिल है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 13 प्रकार की इमारती लकड़ियां प्राप्त होती है। 13 प्रकार के इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं। इनमें से 6 प्रकार की लकड़ियां 13 में से 6 प्रकार की लकड़ियां जो हैं वो राष्ट्रीयकृत सूची में आती हैं। कौन कौन सी हैं भाई? तो पहला है साल, फिर है सागौन, फिर है खैर, इसके बाद है बीजा, उसके बाद है साजा, इसके बाद है शीशम। तो टोटल 6 याद रखना, साल, सागौन, खैर, बीजा, साजा और शीशम। तो टोटल जो है 6 राष्ट्रीयकृत लकड़ी या फिर वृक्ष हमारे छत्तीसगढ़ से हैं। टोटल 13 हैं, लेकिन 13 में से 6 राष्ट्रीयकृत हैं, बाकी 5 भी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नोट कर लेना सभी 6 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो देखो भाई 2011 की जो जनगणना है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी मतलब पूछा गया है, तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना बनती है, तो थोड़ा इसको आप लोग ध्यान देंगे। तो 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा 22.59%। थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहां पर भी ना ऑप्शन थोड़ा सा सरल ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियां होना चाहिए था। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के होना था यहाँ पर, सॉरी माफी चाहूंगा। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो मिट्टियां हैं ना, लाल पीली मिट्टी, दोमट, अलग अलग जो मिट्टियां हैं, उनको स्थानीय भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर कौन सा गलत है, कौन सा सही है। जैसे कि यहाँ पर दिया है पीली चिकनी मिट्टी, तो इसको मटासी बोला जाता है, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद दिया हुआ है काली मिट्टी को कन्हार बोला जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया हुआ है काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण, ये गलत है, यहां आना था डोरसा। काली एवं पीली मिट्टी के मिश्रण को कहा जाता है डोरसा। और ये जो कछार है ना, ये नदियों के किनारे जो मिट्टी पाई जाती है उसको कछार बोला जाता है। नदी तट के किनारे जो मिट्टियां होती है ना, जो नदी के बाढ़ का पानी जहां तक पहुंचता है, तो हर साल वैसी मिट्टी को जो है कछार कहा जाता है। और काली और पीली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा कहा जाता है। तो ये वाला आपका जो है सही नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। कौन सा सही नहीं है ये बताना था ना। उसके बाद अगला देख लेते हैं। अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी, इसको भाटा बोला जाता है, जो उपजाऊ न हो। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? काली एवं पीली मिट्टी ये जो है सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ई पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए आईसीटी के उपयोग में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला? ये वर्ष 2020 का आपको बताना था, तो उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंचायत से संबंधित जो करंट में जो भी चीजें चल रही है ना, पंचायत स्तर पर जो पुरस्कार वितरण होता है और बाकी जो दूसरी योजनाएं चलाई जा रही है, उनमें छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति रही है, इससे संबंधित प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है। इसका जो आंसर था दूसरा। तो ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन पंचायत से रिलेटेड काफी सारी चीजें पूछी जाती है। पंचायत के प्रावधान भी पूछा जाता है ना, जो संविधान में पंचायत के बारे में क्या कुछ कहा गया, ये भी पूछा जाता है। प्लस पंचायत संबंधी जो भी वर्तमान में चल रहा है वो भी अक्सर पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो इनमें से कौन सा जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो देखिएगा यहाँ पर जो बस्तर का पठार है और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, ये जो दोनों हैं, पर्वत पहाड़ जंगल से भरे हुए क्षेत्र हैं। और नॉर्मल आपको पता ही होगा कि जो ऊंचा क्षेत्र होता है, पहाड़ वाला क्षेत्र होता है, जंगल वाला क्षेत्र होता है, वहां पर
बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है। बस्तर में भी काफ़ी बारिश होती है ना, वहीं जो सरगुजा क्षेत्र है वहाँ पर भी काफ़ी बारिश होती है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ का मैदान है ना भाई, जो महानदी बेसिन जिसको हम कहते हैं, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, तो उस तरफ जो है गर्मी जबरदस्त लगता है क्योंकि बारिश कम होती है। तो यहाँ इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ का मैदान। अगर यहाँ पर महानदी का मैदान होता, महानदी बेसिन होता या मध्य छत्तीसगढ़ होता तो वो भी आंसर हो सकता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनको आपको पढ़ना है और सही उत्तर देना है। आप लोग जो है साथ साथ में आंसर देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, या आप किसी कागज में भी अपना आंसर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कमेंट बॉक्स से ही भरना है, आप कागज में भी लिख सकते हैं। तो पढ़िए इसको ध्यान से, मैं पढ़ता हूं। छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं द्वारा होता है। तो क्या बोल रहा है, दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं द्वारा होता है। तो इसको जो है सीजीपीएससी ने सही लिया है, पहला वाला को। उसके बाद दूसरा जो है, छत्तीसगढ़ में अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत है, इसको गलत लिया है। उसके बाद दिया है, छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती है। ये छत्तीसगढ़ में ही नहीं, लगभग हर जगह जो है समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतह से ऊंचाई तापमान को प्रभावित करती है। जो पहाड़ वाला इलाका होगा, जो समुद्र सतह से अधिक ऊंचाई पर होगा, वो वहां जो है थोड़ा सा ठंड ज्यादा होगा। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो बस्तर क्षेत्र है, सरगुजा है, वहां पर जो है बारिश ज्यादा होती है, थोड़ी सी ठंड भी ज्यादा होती है। मेन पार्ट जिसको छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, भाई बर्फ वगैरह भी गिरता है वहां, ऐसा कहा जाता है ना। वहीं अगर हम बात करें जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, जो कि समुद्र सतह से अधिक ऊंचाई पर नहीं है, तो वो थोड़ा सा जो है ज्यादा गर्म होता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर हम जो है देखते हैं आगे कौन से कथन सही है। तो पहला और जो दूसरा है, पहला और जो तीसरा है वो सही होगा। तो ब आपका यहां पर सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उत्पादन की वृद्धि दर स्थिर भाव पर ऋणात्मक दर्ज की गई थी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है उस समय पूछा गया था। करंट का क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन ये जो है आज के समय में भी पूछे जाने लायक है। लेकिन सेम इसी चीज को नहीं पूछा जाएगा, कुछ और पूछा जा सकता है। तो यहां पर जो है ना 2015-16 और 2017-18 इस समय जो है उत्पादकता कम दर्ज की गई थी, मेरे पास जो डाटा है उसके हिसाब से। लेकिन सीजीपीएससी ने जो आंसर है ना, वो उसने इसको आंसर लिया है। सीजीपीएससी ने इसको आंसर लिया है, लेकिन मेरे पास जो है जिसमें मैंने इसको चेक किया तो 2015-16 और 2017-18 में कृषि उत्पादकता में जो वृद्धि है वो माइनस में था। ध्यान रखेंगे, माइनस में था, जबकि 2016-17 में जो है ना धनात्मक गया है, मतलब प्लस में गया है। लेकिन सीजीपीएससी ने जो है इसको आंसर लिया है। तो मैं आपको दोनों चीजें बताता हुआ चल रहा हूं, सीजीपीएससी का आंसर जिसमें मुझे डाउट भी है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, बाकी आप लोग भी बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है। मतलब सीधा सीधा ये पूछा है कि कौन सा वन वृत्त सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, मतलब जिस वन वृत्त में सबसे ज्यादा वन होंगे वही सबसे बड़ा होगा ना। तो देखिएगा यहां पर जो बिलासपुर वन वृत्त है ना, वो सबसे बड़ा है वनों की उपलब्धता के मामले में। आप बस्तर मत लगा देना, ये दूसरे स्थान पर है। बिलासपुर वन क्षेत्र में जो है ना, बिलासपुर वन वृत्त में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, इकलामा लौह अयस्क क्षेत्र किस जिले में है। ये वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था पिछले अपने जो सुबह जो 10 क्वेश्चन वाला वीडियो आता है, इसके अलावा और भी, तो मुझे याद आया, पूछा था ये क्वेश्चन मैंने। तो इकलामा लौह अयस्क क्षेत्र किस जिले में है। इकलामा, इसको जो है एक लामा भी लिख दिया जाता है, एक लामा। तो कहां पर है भाई एकलामा लौह अयस्क क्षेत्र। तो ये जो है कबीरधाम जिले में है। एकलामा, चेलिकलामा, पालकेलामा, ये सब जो है लौह अयस्क क्षेत्र हैं। किस जिले के, अपने कबीरधाम जिले के।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर है। तो भाई वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर पुरुषों की साक्षरता दर आपको बतानी है, तो कितना था, तो 80.45%। 80.45% पुरुष जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ के साक्षर हैं। मतलब साक्षरता के मामले में हमारा जो छत्तीसगढ़ है थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ ही रहा है। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है। अब देखो भाई, बीजापुर किस जिले का पड़ोसी जिला है, तो दंतेवाड़ा जिले का पड़ोसी जिला है। और दंतेवाड़ा जिला किस खनिज के लिए जाना जाता है, लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। और लौह अयस्क किस तरह की चट्टानों में पाया जाता है, तो धारवाड़ शैल चट्टानों में। तो बीजापुर में भी यही आपको देखने को मिलेगा, धारवाड़ शैल समूह। बाकी जो गोंडवाना शैल समूह है ये अपने को सरगुजा क्षेत्र में देखने को मिलेगा, कोरबा रायगढ़ इस तरफ जो है गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। वहीं कडप्पा शैल समूह ये जो है ना मध्य छत्तीसगढ़ में विशेष करके देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है ये आपको बताना है। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्वी मानसूनी, दक्षिण पूर्वी मानसून से। अभी पीछे भी हमने लिया है, तो सीजीपीएससी ने इसका जो आंसर है यही लिया है, ध्यान रखेंगे। वैसे थोड़ा मुझे ना डाउट भी है इसमें, दक्षिण पश्चिम भी हो सकता है, आप लोग बताइए। तो ये भी हो सकता है, लेकिन जो सीजीपीएससी है उसने शायद दक्षिण पूर्वी मानसून लिया है। सीजीपीएससी ने दक्षिण पूर्वी मानसून लिया है, वैसे दक्षिण पश्चिम भी हो सकता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन के जो आंसर है ना, सीजीपीएससी का जो मॉडल आंसर आता है उसमें थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2018-19 में खनिज से कितनी राशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुई। करोड़ रुपए में बताना है वर्ष 2018-19 में, तो ये प्राप्त हुआ था 6110.23 करोड़, 6110.23 करोड़। तो ये आपको अभी वाला डाटा याद करना होगा, 2019-20 में कितना मिला था ये पूछा जाएगा अगर पूछेगा तो। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना किस तिथि को प्रारंभ हुई थी। भाई इसको मैंने 2-3 बार इस क्वेश्चन को लिया है, तो 20 जुलाई 2020 को हरेली अमावस्या के दिन गोधन न्याय योजना आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के माध्यम से नरवा गरवा घुरवा और बारी का अभियान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है। तो नरवा गरवा घुरवा और बारी का अभियान किस योजना के तहत किया गया है, तो सुराजी गांव योजना। सुराजी गांव योजना। नरवा मतलब क्या होता है, जो छोटा मोटा जो गांव देहात क्षेत्र में जो नाला होता है वो। गरवा मतलब जो गोधन होता है ना, गाय हो गए, भैंस हो गए, जो दुधारू पशु होते हैं। घुरवा मतलब जो जहां पर गांव में घरों में जो गोबर वगैरह फेंका जाता है, दूसरे कचरा वगैरह फेंका जाता है। कचरा मतलब ऐसे कचरा जो पत्ते वगैरह इकट्ठा किया जाता है, जिसको थोड़ा सा वो लोग अपने हिसाब से खाद वाद बनाते हैं, उसको घुरवा कहा जाता है। उस वक्त बारी मतलब बाड़ी, जो गांव में हर किसी के घर के पीछे साइड में जो है छोटा सा बाड़ी होता है, जहां पर वो लोग अपने उपयोग के लिए फल सब्जियां लगाते हैं। अधिकतर सब्जियां लगाते हैं, टमाटर हो गया, कोई बैंगन लगाएगा, कोई कुछ भी अपने हिसाब से जिसका जितना बाड़ी होगा। तो हमारी सरकार ने क्या किया कि भाई गांव क्षेत्र में जो छोटे मोटे नाले हैं, दुधारू पशु हैं, जो खाद फेंकने का जो स्थान है, बाड़ी है, उसको डेवलप करने के लिए, क्योंकि उसके लिए जो है किसानों को अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी मदद जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी हो सके। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडियां कार्यरत है। तो इसका आंसर होगा 69। अभी भी जो है इतना ही है। मैंने मतलब इसको करंट चेक किया कि अभी कितना है, तो अभी भी जो है डाटा इतना ही दिखा रहा है। बाकी जो कृषि उपमंडी जो बोला जाता है ना, उपमंडी, वो 118 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं कहलाती है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो गर्मी के समय जो गर्म हवा चलती है ना, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लू। क्या कहते हैं, लू, जो गरम गरम हवा चलता है ना। अगला क्वेश्चन है, ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। तो भाई विवाह से संबंधित क्वेश्चन एक आध पूछा ही जाता है। तो ये जो ढुकू विवाह है ये कोरवा जनजाति में
प्रचलित है। तो मैंने ना अपने चैनल पर जितने भी जनजातीय विवाह है, जनजातियों के संबंध में उनके जो पेय पदार्थ, उनके नृत्य, उनकी संस्कृति, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है, देखिएगा आपको काफी हेल्प होगी। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार कौन है? तो भाई एक पुस्तक है छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अध्ययन, तो किन्होंने लिखा है? तो दयाशंकर शुक्ल जी ने लिखा है। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मैंने जो अधिकतर आंसर लिया है ना वो सीजीपीएससी के मॉडल आंसर से लिया है, लेकिन वहां पर भी कुछ क्वेश्चंस में मुझे थोड़ा डाउट था, तो वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन है बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? बहुरा चौथ, तो बहुरा चौथ भाई ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ का एक त्योहार है, तो ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है भादो कृष्ण चतुर्थी को, भादो कृष्ण चतुर्थी को। यहाँ पर ना सीजीपीएससी ने इसका आंसर ब लिया है, भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी ये लिया है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, लेकिन मैंने जो है इसको इंटरनेट पे सर्च किया और बाकी अपने आसपास भी पूछा, तो रक्षाबंधन के चौथे दिन इसको मनाया जाता है। रक्षाबंधन जो है सावन अमावस्या को मनाया जाता है ना, उसके बाद फिर कृष्ण पक्ष आता है, तो कृष्ण पक्ष का जो चतुर्थी है उसमें जो है अपना ये मनाया जाता है बहुरा चौथ। इसमें गणेश जी की भी पूजा होती है, और जो भादो शुक्ल चतुर्थी है ये जो है गणेश चतुर्थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खम्ब स्वांग किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने काफी बार बताया है। खम्ब स्वांग जो है ये कोरकू जनजाति में प्रचलित है। खम्ब स्वांग किस जनजाति में प्रचलित है भाई? कोरकू जनजाति में प्रचलित है खम्ब स्वांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति के युवा गृह को गीतुओना कहा जाता है? किस जनजाति के युवा गृह को गीतुओना कहा जाता है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में काफी सारी जनजातियों में युवा गृह देखने को मिलता है, विशेष करके जो मुरिया जनजाति में घोटुल। तो वैसे ही गीतुओना, ये गीतुओना जो है बिरहोर जनजाति में प्रचलित युवा गृह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के, अरे एक मिनट ये क्या हो गया, ठीक, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो भरथरी गायन के लिए कौन प्रसिद्ध है भाई? तो ये बड़ा ही सरल क्वेश्चन था, सीजीपीएससी के जो ऑप्शंस थे मैंने उसको ही रखा है। तो कई बार ना सीजीपीएससी का जो क्वेश्चन है वो उतना टफ, मतलब वो थोड़ा टफ होता है, लेकिन जो ऑप्शन है वो आपको काफी हेल्प कर देता है। तो भाई ममता चंद्राकर तो लोक गायिका है, भरथरी जैसा कोई चीज ये नहीं गाती है। तीजन बाई पंडवानी से संबंधित है, रितु वर्मा भी पंडवानी से संबंधित है, बच गई सूरजबाई खांडे, सूरजबाई खांडे। तो ये जो है भरथरी गायन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? तो लोक गीतों का राजा काफी बार मैंने बताया है ददरिया, जो कि एक श्रृंगार परक गीत है और इसको कभी भी गाया जाता है मजे के लिए, मनोरंजन के लिए, जो अधिक हास परिहास भी होता है, प्रेम गीत भी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कीर्ति थी। तो जगन्नाथ प्रसाद भानु की पहली रचना कौन सी थी ये आपको बताना है। तो इनकी पहली रचना कौन सी थी? तो छंद प्रभाकर, छंद प्रभाकर, जगन्नाथ प्रसाद भानु, इनको छंद शास्त्री भी बोला जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती है? तो धातु मूर्ति कला का कार्य कौन सी जनजाति सरगुजा क्षेत्र में करती है? अगर हम बात करें घड़वा की, तो घड़वा तो वही बस्तर क्षेत्र की है ना, बस्तर क्षेत्र में धातु मूर्ति कला से संबंधित है घड़वा जाति। झारा जाति के लोग जो है रायगढ़ से संबंधित है, जो वहां पर इस तरह के काम करते हैं। मलार जाति ये जो है सरगुजा से संबंधित है और यही सरगुजा में धातु मूर्ति कला का कार्य करती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है? मैंने काफी बार बताया है कि हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो भाई हल षष्ठी कब मनाया जाता है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैंने आज क्वेश्चन नहीं पूछा। आप में से काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर आप कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा करिए, तो बताइएगा हल षष्ठी कब मनाया जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो देखिएगा, अच्छी फसल के लिए, अच्छी फसल के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो अलग अलग काफी सारे जो जनजातियां हैं वो लोग जो है अपना कुछ
अलग अलग पर्व मनाते हैं बीज बोने से पहले। हमारे छत्तीसगढ़ में क्या मनाया जाता है, जो हरेली है, धान वान बोने के बाद जो है हरेली मनाया जाता है। फिर पोला मनाया जाता है, फसल मतलब ठीक ठाक हो, जो कि फसल से संबंधित है। पति के दीर्घायु के लिए हमारे यहाँ हरितालिका मतलब तीज मनाया जाता है, पति के दीर्घायु के लिए। पुत्र के दीर्घायु के लिए मनाया जाता है हल षष्ठी त्योहार। जो माताएं हैं ना, अपने संतानों के लिए व्रत रखती हैं, जिसको कहते हैं हल षष्ठी, ध्यान रखना। और इस बार ना मैंने हल षष्ठी हो गया, तीज हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया, इसके काफी सारे ना अपने छत्तीसगढ़ी व्लॉग देखे। काफी सारे हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो व्लॉगर हैं, छत्तीसगढ़ी में वीडियो बनाते हैं, तो उनके काफी सारे मैंने व्लॉग देखे। तो अलग अलग जगह में किस तरह से हल षष्ठी मनाया जाता है, किस तरह से तीजा मनाया जाता है। काफी सारे लोगों ने हरेली का भी व्लॉग वगैरह बनाया हुआ था। तो आप लोग ये सब चीजें भी देखोगे ना, तो आपको समझ में भी आएगा कि कौन सा पर्व किस लिए मनाया जाता है। तो पुत्र की दीर्घायु के लिए हल षष्ठी मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था। तो यहां पर देखो ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सरल कर दिया है। तो भाई राउत नाचा हम लोग पढ़ते हैं कि 45वां राउत नाचा, 44वां राउत नाचा, तो उस हिसाब से आप लोग इसको अंदाजा लगा के आंसर लगा सकते हो। इसका आंसर है 1978। 1978 में जो है राउत नाचा का आरंभ बिलासपुर में हुआ। अगर यहां पर 77, 76, 78, 79 ऐसा ऑप्शन दिया हुआ होता तो काफी सारे लोगों के लिए टफ भी हो सकता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है। तो देहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है भाई छत्तीसगढ़ में, तो ये जो है अधिकतर ना दीपावली और होली के समय इसको बनाया जाता है। मीठा व्यंजन होता है तो अधिकतर जो है दीपावली और होली के टाइम पर इसको बनाया जाता है। लेकिन यहां पर जो सीजीपीएससी है उसने आंसर लिया है पितृपक्ष। जो सीजीपीएससी है उसने पितृपक्ष आंसर लिया है। लेकिन जहां तक मेरे पास जो भी किताबें हैं उसमें जो है पूरा दीपावली ही दिया हुआ है। दीपावली, होली, इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा खास पर्व है या खास मौका है तो उस टाइम पे भी देहरौरी बनाया जाता है। तो सीजीपीएससी ने यहाँ पितृपक्ष लिया है। लेकिन अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2020 में दिल्ली राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में किस लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई थी। तो भाई जो 2020 में जो गणतंत्र दिवस हुआ था तो उसमें ककसार इसकी प्रस्तुति दी गई थी। ककसार नृत्य जो कि मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है ना, ककसार नृत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेय पदार्थों में से कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है। तो यहां पर आपको बताना है, मैंने पेय पदार्थ पर काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, मतलब क्वेश्चंस लिए हैं अलग अलग तरह से, जोड़ी मिलाओ सही गलत इस टाइप से। तो जो कोसमा है ये जो है ना उरांव जनजाति का पेय पदार्थ है। एक बार मैंने किसी वीडियो में कोसमा को वस्त्र बता दिया था। वस्त्र जो है ना करेया, उरांव जनजाति से संबंधित वस्त्र करेया, और कोसमा जो है उनका पेय पदार्थ है। हंडिया ये भी एक पेय पदार्थ है, ताड़ी भी पेय पदार्थ है। बाकी जो धेरसा है ना ये एक पर्व है। धेरसा जो है एक पर्व है जो कि कोरवा जनजाति में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित महिला विधायकों को उनकी विधानसभा सीट से सुमेलित कीजिए। तो वर्ष 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें मेरे ख्याल से 12 या 13 महिला विधायक चुनी गई हैं। इतना ही है कि इससे ज़्यादा है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। खैर मैं इसको आगे अगले किसी वीडियो में कंफर्म करके जरूर बताऊंगा। अभी इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो इनमें से कौन कहाँ से निर्वाचित हुई है ये आपको बताना है। तो ममता चंद्राकर जो कि लोक गायिका हैं, ये कहाँ से चुनी हुई है भाई, पंडरिया। तो पहला का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3। उसके बाद देखिएगा रश्मि सिंह है, ये तखतपुर से हैं, रश्मि सिंह तखतपुर से हैं। उसके बाद इंदू बंजारे पामगढ़, इंदू बंजारे पामगढ़ से हैं। रंजना साहू धमतरी से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 4 2, 3 1 4 2 आपका उत्तर होगा। तो यहां पर 3 1 4 2 जो अ है आपका उत्तर होगा अ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
मैं चाहूँगा आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब सीजीपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, और इसको ना आपको क्रम से लगाना है कि कौन सी घटना पहले हुई, पहले कौन सी घटना हुई उसको लगाना है। यहाँ पर मैंने ना ऑप्शन में थोड़ा सा फेरबदल कर दिया है, टफ कर दिया है। ये ऑप्शन है और ये आपका जो है क्या है, मतलब ये जो है आपका घटनाएं हैं। तो एक बार ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिए, घटनाएं हम लोग पढ़ते हैं, आंसर देने की कोशिश करिएगा आप लोग। तो हलबा विद्रोह कब हुआ था भाई? हलबा विद्रोह ये हुआ था, हलबा विद्रोह कब हुआ था? 1773 से 77 के बीच हुआ था ना हलबा विद्रोह, 1773 से 77 लगभग। उसके बाद परलकोट के जमींदार गेंद सिंह की फांसी ये कब हुई थी? 1825 को इनको फांसी दी गई थी। उसके बाद सिपाही विद्रोह की शुरुआत तो ये 1858, जनवरी 1858। छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण तो ये हुआ था 1741 में, 1741 में मराठों का आक्रमण हुआ था। उसके बाद मुरिया विद्रोह ये हुआ था 1878 में, 1878 में बस्तर में हुआ था। रतनपुर की स्थापना ये लगभग 11वीं शताब्दी में हुई थी। मुझे इसका जो टाइम है एग्जैक्ट वो याद नहीं आ रहा है, 11वीं सदी हम लेके चलते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी तो भाई 10 दिसंबर 1857। तो अब देखते हैं कौन सी घटना पहले घटित हुई। तो यहां पर जो रतनपुर की स्थापना है ये सबसे पहले हुई। उसके बाद जो दूसरी घटना है छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण 1741, ये दूसरी घटना, चौथा नंबर वाला। उसके बाद कौन सी घटना हुई? हलबा विद्रोह, मतलब ये एक नंबर 1। उसके बाद कौन सी घटना हुई? ये परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी, परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी। उसके बाद 1857 में शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी, 7वां। उसके बाद कौन सी घटना घटित हुई भाई? हाँ ये सिपाही विद्रोह 1858। उसके बाद 1878 में मुरिया विद्रोह 5। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 6 4 1 2 7 3 5, 6 4 1 2 7 3 5, ये आपका जो है आंसर होगा। एक बार आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आप भी जो है अपना आंसर ठीक करिएगा। देखते हैं इसका कूट, 6 4 1 2 7 3 5 यही था ना? हाँ यही था, 6 4 1 2 7 3 5, ये जो है आपका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है अब सीजीपीएससी द्वारा पूछा जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस सुबह 7 बजे वाले वीडियो में और ज़्यादा डालने की कोशिश करूं। तो आप लोग जो है छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है थोड़ा सा उसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है प्राचीन काल से भी पूछे जा सकते हैं। मैंने छत्तीसगढ़ का संपूर्ण इतिहास एक ही वीडियो में बनाया हुआ है, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने कलेक्ट किया है, उसको आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है? तो भाई किसको बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है ये आपको बताना है। लिंगागिरी विद्रोह, जो कि 1856 में हुआ था, लिंगागिरी विद्रोह। देखो 1854 में बस्तर को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद जो है मतलब कि बस्तर को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने के विरोध स्वरूप ही लिंगागिरी विद्रोह किया गया था। इसी को जो है बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोध घाट परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बोध घाट परियोजना जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है, तो पहला कथन यहां पर सही है, पहला कथन जो है सही है। उसके बाद इस परियोजना से लाभ पाने वाले जिले, इस परियोजना से लाभ पाने वाले जिले दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर होंगे, ये भी बिल्कुल सही है। इस परियोजना की प्रस्तावित सिंचाई क्षमता 3,66,580 हेक्टेयर है, ये भी सही है। इस परियोजना की प्रस्तावित विद्युत क्षमता 300 मेगावाट है, सीजीपीएससी के हिसाब से ये भी सही है। लेकिन ना मैंने कहीं पर पढ़ा था कि यहाँ पर 500 या फिर 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन होनी थी, लेकिन मैं उसको खोज नहीं पाया। तो इसी कारण हम लोग सीजीपीएससी के आंसर को ही लेंगे। तो यहाँ पर जो है सभी कथन सही हैं, तो सभी कथन सही है, मतलब द आपका जो है यहाँ उत्तर होगा, द, ये जो है आपका उत्तर होगा द।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मांदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? तो मांदर भाई जो जनजातियों का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। तो ये किस तरह का वाद्य यंत्र है? तो वितत। वितत मतलब जो वाद्य यंत्र है ना वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तत्, वितत, घन, सुशीर। तो ये जो मांदर है वो वितत वर्ग का वाद्य यंत्र है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अरे ये हट क्यों नहीं रहा है, एक मिनट। ठीक, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किन 2 खो खो खिलाड़ियों को चयन नेशनल ट्रेनिंग कैंप के लिए किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के खो खो खेल होता है ना, आप लोगों ने खेला होगा। तो किन खो खो खिलाड़ियों का चयन नेशनल ट्रेनिंग कैंप के लिए किया गया है? तो यहाँ पर अच्छा नंबर लिखना था क्या, यहाँ थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया। किन 2 खो खो खिलाड़ी, तो नितिन कुमार, वेद नारायण साहू, भुवनेश्वर साहू, सिकंदर साहू। मेरे ख्याल से ना इसका आंसर एक कूट वाला क्वेश्चन है शायद। हाँ ये कूट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा नितिन कुमार नेताम और वेद नारायण साहू। साहू जो है सहू लिखा गया है, माफी चाहूंगा, ये साहू है। तो ये दोनों जो है ना, नितिन कुमार नेताम और वेद नारायण साहू, इन दोनों का चयन जो है इस नेशनल ट्रेनिंग कैंप के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। तो भाई इसकी खोज की थी भगवान सिंह बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र ने। इन दोनों ने मिलकर के जो है इसकी खोज की थी। सीजीपीएससी ने यही आंसर लिया है। अगला क्वेश्चन है चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम किस विभाग की योजना है? चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम, तो ये जो है महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है यह योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो पढ़ लेते हैं भाई। कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ, कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये सही है। उसके बाद दिया हुआ है कांगेर घाटी एक जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र नहीं है। जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र मतलब बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो कांगेर घाटी है वो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो ये भी सही है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। उसके बाद दिया है कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला है। तो ये भी सही है, तीनों कथन यहाँ पर सही है। अगर यहाँ पर ना दूसरे वाले में ये दिया हुआ होता कि कांगेर घाटी एक जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र है तो वो गलत हो जाता, क्योंकि वो नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर तीनों कथन सही है। तो कौन से कथन सही है बोल रहा है? तो यहां पर भाई कौन सा कथन सही होगा? 1, 2 एवं 3 सभी सही है। तो यहां पर पहला वाला जो है आपका आंसर होगा। अरे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को पढ़िए। निम्नलिखित को पढ़ना है और आपको आंसर देना है। प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की दूसरी महिला शासक थी। ये गलत है। जो प्रफुल्ल कुमारी देवी हैं उनको छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका माना जाता है। तो ये वाला आपका गलत है, पहला वाला। दूसरा दिया है प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक 1916 में हुआ। नहीं, इनका राज्याभिषेक ना 1922 में हुआ। उस पर दिया है राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु 12 वर्ष थी। ये बिल्कुल सही है। 1922 में ये मात्र 12 वर्ष की थी और इनके पिता रुद्र प्रताप देव की डेथ हो चुकी थी। तो यहाँ पर पहला दूसरा गलत है और तीसरा जो है सही है। देखते हैं कूट क्या दिया है, थोड़ा अलग टाइप का दिया है। ये नहीं होगा। 1 एवं 3 सही है लेकिन 2 गलत है। 1 एवं 2 गलत है लेकिन कथन 3 सही है। तो ये आपका आंसर होगा द, ये आपका जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ जो सीजीपीएससी 2020 से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब अपना छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से, तो उसमें टोटल 50 क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ से थे। मतलब टोटल 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन जो है भारत के सामान्य अध्ययन से। टोटल 100 क्वेश्चन। बाकी का जो 50 क्वेश्चन है उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में तो भाई जो पूर्वी बघेलखंड का पठार वो आता है ना। मध्य छत्तीसगढ़ में यही है महानदी का मैदान, मध्य छत्तीसगढ़ में। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का पठार। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा मध्य छत्तीसगढ़। मध्य छत्तीसगढ़ में जो है ये आपका महानदी का मैदान
फैला हुआ है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने जितने भी आंसर हैं, अधिकतर का जो सोर्स है ना, वो सीजीपीएससी का जो मॉडल आंसर है उससे मैंने लिया है। और जिस भी क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लगा तो मैंने उसको अच्छे से चेक भी किया है और आप लोगों के साथ साझा भी किया है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।